ईद का त्यौहार आज। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने दी ईद की शुभकामनाएं। कहा यह प्यार बांटने का त्यौहार है। समावेशी विकास पर अभियान शुरू करेंगे पीएम मोदी। वेबसाइट, मोबाइल ऐप का भी करेंगे उद्घाटन। सत्यपाल मलिक को सीबीआई की नोटिस। रिलायंस बीमा और कीरू हाइडल मामले में पूछताछ। सीबीआई ने सत्यपाल मलिक से मांगे जवाब। राहुल गांधी आज खाली करेंगे सरकारी आवास। अधिकारियों को खुद सौंप सकते हैं चाबी। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा के बाद सांसदी हुई थी रद्द। महाराष्ट्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट से झटका। मराठों को आरक्षण रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार की याचिका खारिज। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर साधा निशाना। कहा आग लगाना आसान है, बुझाना मुश्किल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना झा। लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का, पर उससे पहले चलेंगे लखनऊ, जहां 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन को सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। कार्य की कमी नहीं होती। मैंने कहा जितने भी हमारे एमएसएमई यूनिट हैं, इन सबको मैंने कहा कि कोई एक कोई दो व्यक्ति को अपने यहाँ समायोजन करो। अब आश्चर्य करेंगे 40 लाख पता ही नहीं लगा कहाँ चले गए। 96 लाख एमएसएमई यूनिट है यूपी के पास, और इसमें 40 लाख उसमें समाहित हो गए। बहुत सारे हमारे राज्य ऐसे थे जिन्होंने अपने कामगार और श्रमिकों को लेने से इनकार कर दिया। तो लोगों ने कहा सब, मैंने कहा कि देखो यूपी में जो भी आएगा उसको यूपी में रहने की व्यवस्था हमें करनी है। हमें अपने नजदीक के जो भी नजदीकी राज्य हमारे हैं, यहां तक कि नेपाल जाने वाले भी बहुत बड़े पैमाने पे थे। नेपाल सरकार ने लेने से इनकार कर दिया। हमने नेपाल के सीमावर्ती जनपद जो हमारे थे वहीं पे मैंने उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनवाए। वहां उनके खाने की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था और सारी सुविधाएं दी। बल्कि मैंने उन लोगों से ये कहा, मैंने कहा अगर आप कहीं कार्य करना चाहते हैं तो हम आपको जनपद में काम भी देते हैं। हम लोगों ने इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान वो उद्योग अपने बंद नहीं होने दिए, लगातार चलवाते रहे, कार्य करवाते रहे। परिणाम हम सबके पक्ष में था। बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन यहां पर हम लोगों ने किया, नौकरी दी, निजी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर लोगों को आगे बढ़ाया। और आज व्यक्ति के मन में एक विश्वास पैदा हुआ अलग अलग सेक्टर में। अगर हमें प्रदेश को निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में स्थापित करना है तो प्रदेश के अंदर उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें देना होगा। आज आप देख सकते हैं इंटर स्टेट कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की 4 लेन की हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, ये उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे क्षेत्र थे जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़े माने जाते थे। आज दोनों क्षेत्र एक्सप्रेस हाईवे के साथ जुड़ चुके हैं। आजमगढ़ जैसा जनपद जिसके नाम से लोग घबराते थे, नाम सुनकर के ही लोग घबराते थे, आज आजमगढ़ एक्सप्रेस हाईवे से भी जुड़ा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट भी बन रहा है और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी बना रहे हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी भी वहां हमारी एक बन रही है। आज वहां कोई भय नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की कोई अराजकता नहीं है। जो उपद्रव थे आज पुनः उत्सव में बदल चुके हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, काशी में देव दीपावली हो रही है, प्रयागराज फिर से अपने कुंभ और माघ मेले के लिए जाना जा रहा है, वृंदावन रंगोत्सव के लिए जाना जा रहा है। ये सभी आयोजन फिर से प्रारंभ हो गए हैं और हर एक इवेंट उत्तर प्रदेश के अंदर एक उत्सव में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रयास जब भी होता है, ये इसलिए हम सफल हुए क्योंकि उत्तर प्रदेश की हमारी प्रशासनिक टीम ने न केवल जनता के प्रति संवेदनशीलता के साथ बल्कि पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसे ओन किया है। बिना ऑनरशिप के कुछ भी काम नहीं हो सकता।
उसने इस बात को स्वीकारा कि नहीं, मुझे करना है, मुझे रिजल्ट देना है। और परिणाम था, उसने संवाद बनाया जनप्रतिनिधि के साथ। नहीं तो यहां तो पहले रोज मारपीट होती थी, अधिकारियों में, जनप्रतिनिधियों में गाली गलौज होती थी। आज आप देखते होंगे कोई शिकायत नहीं। एक संवाद, जो संवादहीनता थी, लोकतंत्र को बिना संवाद के हम आगे नहीं बढ़ा सकते। आज ये संवाद कायम हुआ है, लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। जो पुलिस कभी लोगों के लिए भय और आतंक का कारण बनती थी, आज जनता को उसके प्रति ये भाव दिखाई देता है कि नहीं, ये मेरी सुरक्षा का कारण है, मुझे सुरक्षा प्रदान करेगी। शिक्षक जो प्लान करते थे, नहीं आते थे, स्कूल नहीं आते थे। अब आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में 2017 के पहले केवल 1,34,000 बच्चे थे, 1,34,00,000 बच्चे थे। आज उनकी संख्या बढ़कर के 1,91,00,000 है। और 1,91,00,000 बच्चों के लिए राज्य सरकार के स्तर पर सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन जो हमारे पास 1,56,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल थे, इन स्कूलों की स्थिति बहुत खराब थी, जर्जर थे, टॉयलेट नहीं थे, फ्लोरिंग नहीं थी, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, बालिकाओं का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा था, 60% से अब था। आज उसी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के उनमें से 1,40,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अच्छी फ्लोरिंग दे दी, अच्छा फर्नीचर दे दिया, स्मार्ट क्लास दे दिया। आपने देखा होगा कल चित्रकूट के जिलाधिकारी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में सम्मानित किया, चित्रकूट जनपद। वहां पर भी ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, जो जनपद पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था, आकांक्षात्मक जनपद था, उस जनपद में आज कितना परिवर्तन है। आज जाइए वहां दूर दराज के कोल बाहुल्य किसी जनजातीय गांव में जाइए, आज वहां पे बच्चे स्मार्ट क्लास के साथ अपनी डिजिटल लाइब्रेरी के साथ बैठे होंगे, बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चे। ये परिवर्तन उसी शिक्षा विभाग के लोग, जो शिक्षक पहले स्कूल नहीं जाता था, आज अपने विद्यालय के प्रति कितने दायित्वों का निर्वहन करता हुआ दिखाई देता है। और इसमें से हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। टीम, अगर प्रशासनिक टीम चाह ले तो परिवर्तन हो सकता है, वे परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं। उस परिवर्तन के वाहक के लिए उस प्रकार का चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ना, और यह आपकी लीडरशिप में ही चयन की प्रक्रिया पूरी होती है। और मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम देखें वास्तव में जिसका हम चयन कर रहे हैं, ठीक बात है, ब्रिलियंट हो, अच्छी बात है, साथ बुद्धि तो हो, लेकिन और केवल नकल के साथ साथ उसमें अकल भी हो, कार्य करने की सामर्थ्य भी हो, लीडरशिप का गुण भी हो, निर्णय लेने की सामर्थ्य भी हो, और आम जनमानस के बीच में कॉमन मैन के प्रति उतना ही संवेदनशील भी हो, क्योंकि एक संवेदनशील प्रशासन ही जन विश्वास का प्रतीक बन सकता है। संवेदनहीन व्यवस्था, लोकतंत्र में हम आम जनमानस की उपेक्षा नहीं कर सकते, उसकी अनदेखी करके हम किसी व्यवस्था को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कल्पना कर रहे हैं। यह एक दुस्वप्न जैसा होता है, इसको कभी नहीं कर सकते। हमारा प्रयास होना चाहिए अधिकाधिक संवेदनशील, जनता के प्रति संवेदनशील, एक गरीब के प्रति संवेदनशील, उसका नाम, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब पूछे बगैर उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको शासन की योजनाओं का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए। हम भेदभाव उस विशेष के साथ नहीं कर सकते। ऐसा प्रशासन जब रहेगा तो जन विश्वास का प्रतीक बनेगा। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था है,
बहुत सारे राज्यों की आबादी जहां से शुरू होती है, उतने हमारे राज्य में उतनी बड़ी तो बहुत सारे मत और मजहब से जुड़े हुए उनके अनुयायी रहते हैं, लेकिन कितनी शांति है, कोई दंगा नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह में होगी। किसी का आवागमन बंद नहीं, आप लोग भी आए होंगे रास्ते से, कोई आवागमन कहीं किसी का अवरुद्ध नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है एक कानून का राज सबके लिए समान रूप से है और ये सब पे बराबर लागू होता है, सब पे बराबर लागू होता है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, कानून सबके लिए समान होता है। लेकिन ये तब हर समुदाय का विश्वास तब जुड़ता है जब एक संवेदनशील प्रशासन होता है, एक जवाबदेह शासन होता है। लेकिन शासन और जनमानस के बीच में, आम जनता के बीच में जो सेतु का काम करेगा, एक संवेदनशील प्रशासन ही करेगा। उन योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक पहुंचाने के लिए, आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उसी को कार्य करना होता है, उसका चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ देना। एक विश्वास का प्रतीक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपने देखा होगा कि अभी मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक परिणाम को देख रहा था और मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई कि जो टॉप 10 थे उनमें से 8 केवल बालिकाएं थी। जो मेरिट सूची आई थी उसमें 10 की, उनमें से 8 बालिकाएं उसमें आई थी टॉप में, और 30% से अधिक बालिकाओं ने उस जो सूची निकली थी उनमें 30% बालिकाएं पास हुई। ये दिखाता है कि जब बिना भेदभाव की, और 75 में से 67 जनपदों का भी प्रतिनिधित्व उसमें हुआ, 67 जनपदों से भी लोग चयनित हुए। एक विश्वास, आप सोचिए जिस जनपद में, जिस गांव में कोई नौजवान यूपीएससी की या स्टेट की किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ चयन की प्रक्रिया के साथ जुड़ता है, तो समाचार पत्रों में वहां पे बैनर न्यूज बनती है उनकी कि संघ लोक सेवा आयोग की फलानी परीक्षा में इस बच्चे का या इस बेटी का चयन हुआ है। लोगों के लिए सुर्खियां बनती हैं, क्योंकि आज भी क्रेज है सर्विस की, और उस सर्विस की क्रेज होने के नाते लाखों बच्चों के लिए एक नई प्रेरणा बनती है। लोग देखते हैं, पूछते हैं, इंटरव्यू उनके छपते हैं। आप सोचिए कि एक साथ 75 में से 67 जनपदों में ये समाचार छपे होंगे ना। तो एक समाचार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उन्होंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का परिणाम दे दिया, लेकिन परिणाम अगर केवल भेदभावपूर्ण होता, प्रयागराज में छपता बहुत होता, लखनऊ में छपता, प्रदेश के अंदर छपता तो एक कॉलम की न्यूज बनकर के रह जाती, लेकिन वहां से कॉलम की न्यूज उन्होंने दी, लेकिन कॉलम की न्यूज जब जनपद में पहुंचती है तो 6 कॉलम का इंटरव्यू उस सफल अभ्यर्थी का होगा जिसका चयन उसके साथ हुआ है। उनके नातेदार, रिश्तेदार, मित्रों और समाज के तमाम शुभ चिंतकों की शुभकामनाएं उसके साथ जुड़ी होती हैं। लोगों के मन में विश्वास पैदा होता है बिना किसी सिफारिश के, योग्यता के आधार पर। इससे बड़ा सामाजिक न्याय और क्या है? अगर हम बिना भेदभाव की चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, और यही तो है सबका साथ सबका विकास का, यही है सबका विश्वास और सबके प्रयास का, सबने मिलकर के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया, और वो प्रक्रिया इतनी अच्छे ढंग से आगे बढ़ी कि आज मैं देखता हूं प्रयागराज में अब लोक सेवा आयोग के कार्यालयों का घेराव नहीं होता है। 17 के पहले क्या स्थितियां थी, भयावह दृश्य होते थे। युवा सड़कों पे होता था, सुसाइड करता था, मैं योग्य हूं, मेरा चयन नहीं हुआ है। लेकिन आज दृश्य नहीं है। आज हर नौजवान इस बात को कहता है, नहीं साहब अच्छा हुआ,
वह जानने का। सीधी तस्वीरें लखनऊ से थी, जहां सीएम योगी ने यूपीपीएससी का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने यूपी की कई विशेषताओं को गिनाया। बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से, जहां चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। चार 4,000 से अधिक पुलिसकर्मी व सहयोगी तैनात किए गए हैं। पार्किंग से लेकर यात्रियों को रास्ता दिखाने तक की जिम्मेदारी। 4,000 से अधिक पुलिसकर्मी व सहयोगी बल तैनात। पार्किंग से लेकर यात्रियों को रास्ता दिखाने तक की जिम्मेदारी। जल पुलिस और गोताखोरों की टीमें भी जगह जगह तैनात की गई हैं। चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। चार 4,000 से अधिक पुलिसकर्मी व सहयोगी बल तैनात। बसंत कश्यप ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बसंत, चार धाम यात्रा को लेकर लोगों के बीच किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बसंत, अनम्यूट कर लीजिए। देहरादून से हमारे साथ अंकित काला जुड़ चुके हैं। जी अंकित, चार धाम यात्रा का आगाज आज से शुरू होने वाला है। 12 बजे यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोल दिए जाएंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं के बीच किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए सपना, श्रद्धालुओं में तो काफी उत्साह है और 15 लाख से ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन है वो चारों धामों के लिए हो चुके हैं। एक अच्छी बात यह है कि धामी सरकार की ओर से जो चारों धामों के दर्शन के लिए जो बाध्यता रखी गई थी, यानी कि जो सीमित संख्या का जो फैसला था, उसको भी सरकार ने वापस ले लिया है। तो ये माना जा रहा है कि इस साल भी जो चारों धामों की जो यात्रा है वो भव्य और दिव्य होगी। और पिछले साल जिस तरीके से 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे, तो माना जा रहा है कि इस वर्ष भी देखिए कि राज्य सरकार लगा करके बैठी और अभी इस समय 15 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और जगह जगह चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। इसके अलावा जो चेक पोस्ट है वहां पर भी भारी पुलिस बल मौजूद रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार भी नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से कोविड का फैलाव राज्य में हो। इसको लेकर के भी तमाम एहतियात बरतने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जहां तक चारों धामों की बात करें तो आज से चारों धामों का आगाज होने जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस समय चारों धामों के दर्शन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। एक दिक्कत की बात यह है कि जो बर्फबारी है वो पहाड़ों में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को यातायात में थोड़ी दिक्कतें हो रही है, लेकिन जो उत्साह है श्रद्धालुओं में वो काफी देखने को बेहतर जो है वो देखने को मिल रहा है। गंगोत्री धाम के कपाट, यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुलने जा रहे हैं। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:35 में जो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। इसके अलावा यमुनोत्री धाम के कपाट 12:40 बजे जो है वो श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उत्साह काफी है, लेकिन सरकार की ओर से सभी जो तैयारियों का दावा किया जा रहा है वो देखना होगा धरातल पर किस तरीके से। जी बिल्कुल पंकज, हमारे साथ चमोली से अनिल राणा जी जुड़े हुए हैं। जी अनिल जी, क्या कुछ इंतजाम है चार धाम यात्रा को लेकर? जी सपना, चार धाम यात्रा के लिए यहाँ पे सभी लोगों ने तैयारियां पूरी की है। जो कुछ दिक्कतें वो सड़क को लेकर के, यहाँ पे जो गौचर और कड़प्या के बीच जो पुल है वहाँ पे भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा यात्रियों को। इससे पुलिस और प्रशासन पे अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। साथ ही जो पागल नाला है जो नंदप्रयाग और चमोली के बीच में जो स्थल है वहाँ पे भी सड़क की स्थिति अभी थोड़ा कटिंग का काम भी चल रहा है। तो आप बता दें कि
यात्रियों में इसको लेकर के उत्साह है। पिछली बार भी यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे थे। इस साल भी काफी यात्रियों के यहाँ पे आने की उम्मीद है। होटल व्यवसायी, पर्यटन से जुड़े जो सभी व्यवसायी हैं, उनके चेहरे खुले हुए कि यात्रा इस बार अच्छी रहेगी। लेकिन जो बता दें कि जो सड़कों की स्थिति है, वो स्थिति अभी भी यहाँ पे सुधारीकरण की ओर है। स्थानीय प्रशासन इस पर लगा हुआ, लेकिन जो यहाँ पे जो पुल बन रहा है कर्णप्रयाग और गौचर के बीच, यहाँ पे पिछली बार भी एक दुर्घटना हुई थी। अभी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य जारी है। कब तक ये देखते हैं कि बद्रीनाथ यात्रा शुरू होने के कितने दिनों से पहले ये शुरू हो जाता है, या अभी भी हिला हवाली यहाँ पे चलती है? जी सपना। जी अनिल, हमारे साथ ऋषिकेश से बसंत कश्यप जुड़े हुए हैं। जी बसंत, जैसे कि यात्रियों के आने में कोई दिक्कत ना हो, उनको यहाँ पे रुकने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम हैं? बसंत, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल। वर्ष 2023 का चारधाम यात्रा का शुभारंभ। जी सपना, बिल्कुल। जी बसंत, तो यात्रा को सुगम बनाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए वहां पर? चारधाम यात्रा का शुभारंभ 2000। जी बिल्कुल, देखिए सपना, यहाँ पर जो ट्रांजिट कैंप है, नया ट्रांजिट कैंप बनाया गया है। यहाँ पर तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त की गई है। चारधाम यात्रा से पूर्व ही गढ़वाल कमिश्नर ने यहाँ पर आकर के कई दौर की बैठकें की और समीक्षा बैठकों में ये निर्देश दिए थे कि ताकि जो आने वाले तीर्थ श्रद्धालु हो उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वित्त राज्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, परिवहन मंत्री चंद्र रामदास सहित कैबिनेट मंत्री सुब्रत उनियाल भी यहाँ पर यात्रा का शुभारंभ करने पहुंचे थे। और यहाँ पर जो यात्रा है ये प्रवेश द्वार माना जाता है ऋषिकेश से चारधाम यात्रा का, और यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। हम रजिस्ट्रेशन सेंटर के ठीक सामने हैं, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण कराकर यहाँ से श्रद्धालु अपनी यात्रा के लिए रवाना होते हैं। और यही जो व्यवस्था है, यहाँ पर जो व्यवस्था की गई, टेंट लगाया गया, अत्याधुनिक टेंट है वो लगाया गया। पीछे हमारे बसें खड़ी हैं और पीछे सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर तैनात है। तो कहा जा सकता है जो व्यवस्था है सरकार की तरफ से वो ऋषिकेश से पुख्ता की गई है। हालांकि अभी जो यात्रा वो प्रारंभ हुई है, जब यात्रा चरम पर पहुंचेगी तो व्यवस्था को यहाँ पर परखा जाएगा कि किस तरह की व्यवस्था जो शुरुआती दौर में देखने को मिली है, कि पीक टाइम पर भी वो व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी। अगर आप बात करें तो आज अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया पर सपना गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते हैं। 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदार के साथ साथ बद्री विशाल के भी कपाट खोल दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है वो चाक-चौबंद पहले से कर दी गई है। और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं श्रद्धालुओं को देने के लिए, तीर्थयात्रियों को देने के लिए, वो सरकार ने यहाँ पर मुकम्मल की है। ये शुरुआती दौर है और जब यात्रा पीक पर होगी तो देखा जाएगा कि किस तरह की व्यवस्था है। सपना जी बिल्कुल, हमारे साथ देहरादून से अंकित काला बने हुए हैं। जी अंकित, सीएम धामी ने लगातार बैठकें की हैं कि चारधाम यात्रा को सुगम बनाया जा सके, यहाँ पर आने वाले चारधाम में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नेटवर्क मजबूत रहे, इसको लेकर क्या कुछ इंतजामात हैं? बिल्कुल, देखिए सपना, सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि जिस तरीके से अगर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं तो निश्चित रूप से जिस तरीके से कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब तो राज्य में 150 के करीबन जो है वो रोजाना कोविड के केसेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव है। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल जो श्रद्धालुओं के लिए जो चारों धामों के दर्शन की जो बाध्यता थी उस फैसले को भी वापस ले लिया। तो ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो सरकार किसी भी सूरत में जो कोविड की जो गाइडलाइन है उसको ध्वस्त नहीं होने देना चाहती। तो इसको लेकर के भारी सुरक्षा बल चारों धामों के जो मार्ग हैं वहां पर तैनात रहेगा। इसके अलावा हेल्थ एटीएम सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। साथ ही साथ तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर भी सुविधाएं देने की कोशिश की है। हालांकि अभी जैसे कि हमारे सहयोगी बसंत जी ने बताया कि अभी शुरुआत है, इस समय सरकार ने जो भी वादे और दावे दिखाए जा रहे हैं वो कितने धरातल पर उतरेंगे, जब ये चारधाम यात्रा अपने पीक पर होगी तो वहां पर इसको देखना होगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति तक अगर हम बात करें तो राज्य सरकार का ये पूरा दावा है कि उसने सभी तैयारियां चाक चौबंद कर रखी है। और इसके अलावा जो तमाम जो हेल्थ एटीएम है वो जगह जगह जो चारों धामों में जो यात्री आएंगे उनकी निःशुल्क जांच करेंगे और तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर भी सुख सुविधाएं जो है वो सरकार की तरफ से चाक चौबंद की गई है। तो ये अभी तक सरकार का दावा है और अभी देखना होगा कि किस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या आने वाले समय में बढ़ती है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं और सरकार को पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये संख्या जो है और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। और सरकार ने जो कल निर्णय वापस लिया है उसके बाद से तो इस संख्या और भी अधिक बढ़ने का अनुमान है। पिछले वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। तो इस बार की चारधाम यात्रा में कितने श्रद्धालु आएंगे इस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेगी।
सपना। जी हमारे साथ बसंत हैं। बसंत, उत्तराखंड में चारों धाम हिमालय की ऊंची चोटियों पर है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों को दिक्कतें भी आती है, वो बीमार पड़ जाते हैं। उसको लेकर क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रबंध किए गए हैं? देखिए सपना, मैं बता दूं आपको, मैंने जैसे पहले कहा कि ऋषिकेश परवेश द्वारा यहीं से जो चारधाम यात्रा का शुभारंभ होता है और यहीं पर जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो किस तरह के रहने वाली है, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो यहाँ पे यात्रा करने के लिए आता है उनके लिए स्पेशल यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, वहां पे 5 जो डॉक्टर है उनका पैनल बैठता है। यहाँ पर प्रत्येक जो 60 से ऊपर जो श्रद्धालु है वो यात्रा करने जाएंगे, उनको यहाँ पर स्वास्थ्य चेकअप कराना होगा और उसके बाद यहाँ से उनको यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा। तो कहा जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर इस ट्रांजिट कैंप के छत के नीचे की गई है और उस छत के नीचे 5 डॉक्टरों का जो पैनल है वो यहाँ पर करेगा और प्रत्येक जो 60 वर्ष जो आयु रहेंगे, ताकि आने वाले समय में जब वो यात्रा करें तो किस तरह की कोई बीमारी से वो ग्रस्त ना हो, उससे पहले यहाँ पर चेकअप किया जाएगा और उसके बाद ही उन्हें जाने की परमिशन दी जाएगी। सपना जी अनिल, हम जैसे कि जोशीमठ में भूदशाओं की स्थिति थी, वहां पर क्या कुछ केदारनाथ पे इस पर यात्रा के दौरान, चारधाम यात्रा के दौरान क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? सपना बता दें कि पूर्व में कुछ दिनों पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ आए थे, मैराथन में उन्होंने प्रतिभाग किया था। सुखद और सफल तीर्थ यात्रा यहाँ पे बद्रीनाथ जो धाम है उसकी यात्रा सफल रही। लोगों में सकारात्मक संदेश देने के लिए उन्होंने यहाँ पे दौड़ में भाग लिया है। आपको बता दें कि प्रशासन की भी पूरी टीम मुस्तैदी के साथ यहाँ पे जुटी हुई है। जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, कुछ दिनों पूर्व यहाँ पे जो सचिव थे, स्वास्थ्य सचिव, वो स्वयं बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने यहाँ पे जो स्वास्थ्य एटीएम मशीन है, 10 एटीएम मशीनों का यहाँ पे स्वयं निरीक्षण किया है और सीएमओ साहब से भी लगातार हमारी बात हुई है। उनका भी कहना है कि स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी तरह की दिक्कतों का यहाँ पे को सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो मुख्य परेशानी का सबब है वो यहाँ पे जो सड़क है, सड़क मार्ग बन सकता है, उसके लिए भी प्रशासन की टीमें बनी हुई है। साथ ही पुलिस कर्मियों पे भी यहाँ पे अतिरिक्त भार पड़ सकता है, क्योंकि जाम लगने की संभावना भी बढ़ सकती है जहाँ पे निर्माण कार्य प्रगति पाए। जी सपना। जी अनिल, जैसे कि बीते दिनों से कई मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं, इसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी की गई है? प्रशासन की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, जैसे कि कल ही हमारी यहाँ पे राजीव शर्मा जो सीएमओ है उनसे बात हुई। उनका कहना है कि जो कोरोना है, कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्होंने यहाँ पे जो वार्ड बनाए हैं, साथ ही जो सिमली में बेस अस्पताल है वहाँ पे भी उन्होंने लोग बैठाए हुए, अपने स्टाफ बैठाया हुआ है, गोपेश्वर में भी, और लगातार टीम उनकी स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है लोगों का और लोगों को बता रही है कि कोरोना से किस तरह से बचाव किया जाए। जी सपना। जी हमारे साथ ऋषिकेश से बसंत जुड़े हुए हैं। जी बसंत, वहां पर आप मौके पर मौजूद हैं, रजिस्ट्रेशन लोग कराने पहुंच रहे हैं, वहां किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए तस्वीर यहाँ पर साफ है। जिस तरह से श्रद्धालु देश के विभिन्न कोने से आ रहा है, विभिन्न राज्यों से आ रहा है, तो श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा करने के लिए प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और चारधाम यात्रा के दर्शन करने के साथ साथ ही यहाँ का जो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता है उसको भी देखने के और निहारने के लिए आते हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है, ये चारधाम यात्रा करने जा रहे हैं, इनसे जान लेते हैं कि किस तरह की व्यवस्था इनको मिली है और क्या ये कहना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हमें गुजरात से आए, बड़ौदा। रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? हाँ हो गया। तो किस तरह की व्यवस्था है सरकार के द्वारा? अच्छा किया है सुविधा। तो कहाँ जा रहे हैं आप? केदारधाम जा रहे हैं। चारों धाम जाएंगे? हाँ हाँ चारों धाम। आप कहाँ से आए हैं? हम भी बड़ौदा से आए। देखिए ये श्रद्धालु ये चारधाम यात्रा करने जा रहे हैं और इनका कहना है कि व्यवस्था यहाँ पर ऋषिकेश में बहुत ही सुरक्षित और सुंदर कही गई है। जिस तरह से चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, उस तरह से व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता है और जो यहाँ पर यात्री आ रहा है और आराम से रजिस्ट्रेशन करा रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ से अपनी बसों में बैठ करके रवाना हो रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए और यहाँ से चारधाम यात्रा के लिए रवाना होकर बाबा केदार के दर्शन करेंगे और भूप बैकुंठ भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे, साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री के भी दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से, जहां नगर निकाय के लिए चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। निकाय चुनाव के प्रचार अभियान में उतरेंगे सीएम। पश्चिम से करेंगे प्रचार अभियान की शुरुआत।
मुख्यमंत्री योगी पश्चिम से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। निकाय चुनाव के प्रचार अभियान में उतरेंगे सीएम। पश्चिम से करेंगे प्रचार अभियान की शुरुआत। चौबीस अप्रैल को सहारनपुर, शामली, अमरोहा में करेंगे सभाएं। पश्चिम से करेंगे प्रचार अभियान की शुरुआत। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ शामली से दीपक और अमरोहा से शीरभ चौधरी जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी पश्चिम से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी दीपक। दीपक, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। सीएम योगी के दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट है? निकाय चुनाव को लेकर वो दौरे कर रहे हैं लगातार। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निकाय चुनाव को लेकर लगातार दौरे कर रहे हैं। पश्चिम से उनकी शुरुआत की जा रही है। वही बात अगर शामली की जाए तो 24 अप्रैल को यानी परसों को मुख्यमंत्री शामली पहुंच रहे हैं। वहां पर वे पहुंचकर जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वे कार्यकर्ता है उनसे भेंट करेंगे। तो वहीं जहां निकाय चुनाव को लेकर जिन लोगों को सिंबल मिला हुआ है उनसे भी भेंट करेंगे, जिसको लेकर निकाय चुनाव के जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां शामली में की जा रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दे रहा है। जी हमारे साथ अमरोहा से शीरभ चौधरी जुड़े हुए हैं। जी शीरभ, क्या कुछ सीएम के कार्यक्रम प्रस्तावित है वहां निकाय चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल बता दें, अगर अमरोहा की बात की जाए तो परसों यानी 24 तारीख को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे। और ये जो दौरा है ये एकदम अचानक है, इसकी पहले से कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन वहाँ पे जो निर्माणाधीन पुलिस लाइन है जो है रोड पर, उस पर तैयारी की जा रही है और पूरी तरह से पुलिस प्रशासन में पूरी तरह से तैयारी जोरों पर है। और जो अमरोहा जिले के पुलिस अधीक्षक हैं आदित्य लांगे और जिलाधिकारी पीके त्रिपाठी सभी अधिकारियों का अमला वहां पर मौजूद है। हेलीपैड की तैयारी की जा रही है और वहां पे जो परसों इस रैली का मकसद रहेगा वो निकाय चुनाव को लेकर रहेगा, क्योंकि भाजपा किसी भी हाल में ये चाहती है कि जो निकाय चुनाव है इसमें हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रत्याशी जो जिन्हें सिंबल मिल चुके हैं भाजपा से वो जीत कर आने चाहिए। क्योंकि हर चुनाव की तरह विधानसभा लोकसभा चुनाव की तरह यह भी एक मुख्य चुनाव और बहुत ही प्रमुख चुनाव है। जी जैसे कि सीएम योगी लगातार दौरे कर रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं, तो उनके दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं अमरोहा में? जी बिल्कुल बता दूं आपको, अगर अमरोहा में तैयारियों की बात की जाए तो जिला प्रशासन और तमाम जो सभी विभाग के अधिकारी हैं जिला स्तर के वो पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। वो जो अंदर पंडाल रहेगा उसमें पूरी तरह से जो कोरोना की गाइडलाइन है उनके भी निर्देश जारी किए हैं सीओ राजीव सिंघल द्वारा। और अगर बात की जाए पूरी तरह से जो अंदर पंडाल में जाने की जो बैरिकेडिंग है उन पे पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा और सारा जो पूरी तरह से जो मुख्यमंत्री का ये प्रोग्राम रहेगा वो कैमरे में कैद होगा। जी दीपक, सीएम योगी का दौरा है शामली में, वहां पर चुनाव प्रचार का अभियान चालू कर दिया गया। उस प्रचार को लेकर कोई बैठक की जा सकती है सीएम योगी के दौरे के दौरान, और कौन कौन उस बैठक में लेवल पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल हल्के में नहीं लेकर चल रही है, जिसको लेकर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने झिंझाना, कैराना और कई जगह जो है शामली में भी जो है यहाँ पे जो है निकाय चुनाव को लेकर सिंबल आवंटित किया गया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वे निकाय चुनाव में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही न बरती जाए। वे चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर प्रत्याशी निकाय चुनाव में जो है जीत हासिल करके आए। जी आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
खबर लखनऊ से, जहां निकाय चुनाव के दूसरे चरण की बीजेपी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा का पैनल तैयार है। भाजपा कार्यालय में होगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। आज दिल्ली जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र, महामंत्री संगठन। पवन तिवारी लखनऊ से हमारे साथ। आज दिल्ली जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र, महामंत्री संगठन। पवन तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पवन, कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? आपको बता दें कि निकाय चुनाव की जो दूसरी लिस्ट है उसके लिए भाजपा कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, इस बार उनको दिल्ली जाना है। दिल्ली में इसकी जो है मीटिंग होगी और जो प्रत्याशी हैं, जो मेयर प्रत्याशी, उनके नाम से जो है फाइनल किए जाएंगे। जी, कहा जा रहा है कि इस कोर कमेटी की बैठक में दूसरे चरण के नामांकन को लेकर पैनल तैयार कर लिया गया है। उनके पैनल में किन किन का नाम शामिल हो सकता है? प्रत्याशियों के चयन के लिए जो प्रक्रिया है वो उसके लिए आज मीटिंग बनाई गई है, पैनल बनाया गया है। पैनल में जो है भूपेंद्र चौधरी के अलावा प्रदेश के कई मंत्री भी इसमें शामिल होंगे और ये सब दिल्ली में आज इनकी मीटिंग है और इसमें जो है जो दूसरे चरण के प्रत्याशी हैं प्रमुख तौर से उनके नाम, जो मेयर हैं उनके नाम को फाइनल किया जाएगा। लिस्ट में जो काफी कई लोगों की जो लिस्ट गई है एक सीट के लिए, उसमें से जो प्रमुख प्रत्याशी है उसका नाम आज फाइनल किया जाएगा और इसी तरह पार्षद के जो प्रत्याशी उनका भी आज नाम फाइनल किया जाएगा। जी, कहा जा रहा है अयोध्या में मेयर के पद को लेकर खींचतान चल रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? मेयर भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं और जो नए जो लगातार पहले से मेयर बन चुके हैं, वही नए कुछ लोग जो है मेयर बनने के लिए फिराक में लाइन में लगे हुए हैं। फिर आपसी मतभेद है कार्यकर्ताओं में और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो अपने को समझाने में लगे हुए हैं। पार्टी जिसको सिंबल दे उसी का सब लोग मिलकर प्रचार प्रसार करें और उसी को जिताने का प्रयास करें। आपसी मतभेदों को बुलाकर जो भी व्यक्ति को पार्टी सिंबल दे उसी को जिताने की कोशिश है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अयोध्या के उम्मीदवार को लेकर बीजेपी में खींचतान, निकाय चुनाव के दूसरे चरण की बीजेपी की तैयारियां तेज।
खबर उन्नाव से आ रही है। सफीपुर विधायक को मिली जान से मारने की धमकी। भाजपा से विधायक है बंबालाल दिवाकर। आनंद मिश्रा नाम के व्यक्ति ने दी जान से मारने की धमकी। फेसबुक पर खुलेआम जान से मारने की चेतावनी दी है। शासन प्रशासन को भी दिया बचाने का चैलेंज। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सफीपुर विधायक को मिली जान से मारने की धमकी। भाजपा से विधायक है बंबालाल दिवाकर। खबर उन्नाव से है। सफीपुर विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। बीजेपी से विधायक हैं बंबालाल दिवाकर। आनंद मिश्रा के नाम से व्यक्ति ने दी जान से मारने की धमकी। खबर उन्नाव से है, जहां सफीपुर विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। बीजेपी से विधायक है बंबालाल दिवाकर। आनंद मिश्रा नाम के व्यक्ति ने दी जान से मारने की धमकी। फेसबुक पर खुलेआम जान से मारने की दी धमकी। शासन प्रशासन को भी दिया बचाने का चैलेंज। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में की शुरू। सफीपुर विधायक को मिली जान से मारने की धमकी। बीजेपी से विधायक है बंबालाल दिवाकर। शासन प्रशासन को भी दिया बचाने का चैलेंज। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई है। सफीपुर विधायक को मिली जान से मारने की धमकी। भाजपा से विधायक हैं बंबालाल दिवाकर। आनंद मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी है। सफीपुर विधायक बंबालाल दिवाकर को लगातार सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड हो रहा है पोस्ट। जिला प्रशासन को भी बचाने का चैलेंज दिया है। खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां सफीपुर विधायक बंबालाल दिवाकर को जान से मारने की धमकी मिली है। आनंद मिश्रा नाम के एक युवक ने सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने विधायक बंबालाल दिवाकर की तस्वीर लगाकर प्रशासन और सरकार को चुनौती दी है और कहा है कि रोक के दिखा देना। अरुण अवस्थी उन्नाव से हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। जी,
अरुण, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रहा है लगातार। आनंद मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने पोस्ट किया है और सफीपुर विधायक बंबालाल दिवाकर को धमकी दी है जान से मारने को लेकर। इसकी ये क्या कुछ पूरा प्रकरण है? बिल्कुल, कल शाम से एक पोस्ट वायरल हो रही थी सोशल मीडिया के फेसबुक अकाउंट से। एक आनंद मिश्रा नामक युवक है जो बाकी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, वो अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट डालता है और एक के बाद एक लगातार कई पोस्ट डालता है, जिसमें कहता है शासन प्रशासन को चुनौती है कि अगर बचा सके तो विधायक को बचा लें, विधायक को मार देंगे। जुलाई महीने का उसने समय दिया इस पूरी पोस्ट में। और उसके बाद एक और ऑडियो भी वायरल हो रहा है। उस ऑडियो में एसपी के सीयूजी नंबर पे वो व्यक्ति कॉल करता है और एसपी के न उठाने पर जो एसपी के पीआरओ है उनसे उसकी बात होती है और एसपी के पीआरओ से भी वो यही बात कहता है कि जुलाई माह में विधायक बंबालाल को गोली मार देंगे। जब एसपी के पीआरओ से पूछते हैं कि समस्या क्या है, तो वो समस्या में अपनी बात रखता है और समस्या में कहता है कि उसके भाई के साथ मारपीट हुई थी, गांव के लोगों ने मारपीट की थी और उस 6 अस्पतालों में उसने अपना इलाज कराया, लेकिन जो बाकी थाना प्रभारी हैं उन्होंने ये मुकदमा पंजीकृत नहीं किया और कहीं ना कहीं इसमें विधायक का दबाव था मुकदमा पंजीकृत न करने के लिए। इस तरीके का उसका आरोप था। उसने अपने बातचीत के दौरान ये भी कहा कि ब्राह्मण को परेशान किया जा रहा है और ब्राह्मण को परेशान कराने में बंबालाल विधायक का हाथ है। और वो कहता है अगर हम ये काम नहीं कर पाते हैं, ऑडियो जो वायरल हो रहा है उस ऑडियो में वो व्यक्ति ये भी कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि अगर हम विधायक को नहीं मार पाते हैं तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। इस तरीके का उसकी धमकी भरा एक ऑडियो जिसकी बातचीत एसपी पीआरओ से हो रही होती वो वायरल होता है और उसने अपने अकाउंट से कई पोस्टें की है फेसबुक अकाउंट से, जिसमें उसने जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि कुछ ही घंटे बाद उसने अपने फेसबुक अकाउंट से पूरा का पूरा मामला डिलीट कर लिया है और अब चूंकि बात करें तो सीओ सफीपुर श्रीकांत शुक्ला इस बात का दावा कर रहे हैं कि एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और इस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी अरुण, जैसे कि कहा जाता है जिला प्रशासन द्वारा डीएम द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी बनाए रखे हैं। कोई व्यक्ति लगातार धमकियां दे रहा है किसी विधायक को जान से मारने की और पुलिस बैठी हुई है। जैसे कि आपने बताया सीओजी नंबर पे भी कॉल की गई, तो अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्या आनंद मिश्रा अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं? नहीं, गिरफ्तारी की बात अभी पुलिस के द्वारा नहीं बताई जा रही है, लेकिन अगर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर के ऋषिकांत शुक्ला जो सीओ सफीपुर है उनका बयान आता है, बाइट आती है मीडिया के सामने और इसमें वो स्पष्ट रूप से कह रहे होते हैं कि मामला पंजीकृत कर लिया गया है और धमकी देने वाले पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एसपी पीआरओ से जो बातचीत होती है वो भी वायरल हो रही है और जो फेसबुक पोस्ट किया है वो भी वायरल हो रहा है। इसके बाद में भी गिरफ्तारी ना होना और कहीं ना कहीं जो ये मामला आ रहा है कि एफआईआर पंजीकृत नहीं की जाती है राजनीतिक लोगों के दबाव में, ये भी पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान है। लेकिन फिलहाल बात यही है कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिसने चैलेंज किया कि जुलाई माह में हम विधायक को गोली मार देंगे, विधायक को मार देंगे। इस तरीके का दावा करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी ना होना पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगा रहा है। जी, पुलिस प्रशासन पर सवाल तब भी खड़े होते हैं जब एक व्यक्ति बार बार अपनी दरख्वास्त लेकर पुलिस प्रशासन के पास जाता है और वहां पे उनसे कहता है कि अब उनकी एफआईआर दर्ज की जाए उनके खिलाफ, तब दर्ज नहीं की जाती। सपा विधायक को धमकी देने पर कहा जा रहा है कि एफआईआर बिना तहरीर दिए दर्ज कर ली गई। बिल्कुल, ये पूरा मामला भाजपा से जुड़े विधायक बंबालाल जी सफीपुर से है, उनका मामला है और उनको धमकी दी जा रही है। इस मामले में जो वायरल ऑडियो है जो एसपी पीआरओ और उस आनंद मिश्रा के बीच का बताया जा रहा है, चूंकि सोशल मीडिया पर वायरल है इसलिए इसका दावा नहीं किया जा सकता कि इसकी सत्यता कितनी है। लेकिन ये पुलिस के पीआरओ की बातचीत में सामने एक तरफ से कहा जा रहा था कि ये पीआरओ बोल रहा हूं और पीआरओ ने जब उस व्यक्ति से ये कहा कि आप आइए अपना प्रार्थना पत्र दीजिए, तो उसने स्पष्ट रूप से कहा कि कितने प्रार्थना पत्र देंगे और कब कार्रवाई होगी, आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, एफआईआर क्यों नहीं पंजीकृत की जा रही है। इसके बाद वो और उत्तेजित हो जाता है, कई लोगों को नाम लेके गाली गलौज भी कर रहा है उसी ऑडियो में। इस तरीके से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस पर और उस व्यक्ति जिसने इतनी बड़ी दावा कर रहा है, इतना बड़ा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के बाद में धमकी दे रहा है, और वो भी तब जब योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और माफियाओं को समाप्त करने की बात करती है और किसी की भी
किसी भी स्तर पर किसी की भी सुनवाई ना हो और सुनवाई होने का दावा करती है। ऐसे में इस तरीके की बात होना कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठा रहा है। जी अरुण, एक आम जनता की बात ना सुनकर पुलिस उनको अनदेखा कर रही है, जिसके लिए वो मजबूर हो रहे हैं, तो इसमें किसकी लापरवाही सामने आ रही? पुलिस के अधिकारियों से आपने बातचीत की होगी, तो उनका क्या कुछ कहना है कि उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की थी, जो उसको इस तरह का कदम आगे उठाना पड़ रहा है? हालांकि विधायक जी से भी बात हुई, विधायक जी का साफ कहना है कि हम उसको नहीं जानते हैं। बाद में दोबारा उन्होंने ये भी बताया कि 2021 में चुनाव के दरमियान उसका एक बार फोन आया था और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि फोन क्यों कर रहा था। लेकिन अगर बात करें तो पुलिस के अधिकारी वायरल ऑडियो को लेकर के अभी किसी भी तरीके का बयान नहीं दे रहे, ना ही कोई बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो बातचीत है उस बातचीत में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि उस व्यक्ति के भाई के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला होता है। वो 4 से 5 अस्पतालों में जाके अपना इलाज कराता है, जैसा कि वो ऑडियो में बोल भी रहा है कि 4-5 जगह उसने इलाज कराया। पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन पुलिस ने प्रार्थना पत्र पंजीकरण नहीं किया। और उसका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं प्रार्थना पत्र पंजीकरण न होने के पीछे विधायक का हाथ था और इसीलिए उसकी एफआईआर पंजीकरण नहीं हुई है। और एफआईआर पंजीकरण जब नहीं होती है तब वो कहीं ना कहीं उत्तेजित होता है और इस तरीके की धमकी दे रहा है। और धमकी देने के साथ अपने फेसबुक अकाउंट पर भी पोस्ट डाल रहा है। हालांकि कुछ ही घंटे बाद उसने अपनी पोस्टें हटा ली है और गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, जो पुलिस के लिए एक चुनौती भी है और सवालिया निशान भी है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां सफीपुर विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। फिलहाल लाइव न्यूज में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।